जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के नाम से क्वेश्चन आता है, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कह दिया तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है। प्रोपोर्शन है उसका ये कहना है कि जो फर्म है ना वो देखो इन आउटपुट के लिए इनपुट जरूरी है, फर्म्स इनपुट डालती है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट निकलता है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि जो फर्म है ना वो अपने इनपुट को वेरी करेगी, बाकी जो उसके अदर इनपुट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। मतलब अगर मान लो 4 इनपुट्स एक प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं तो फर्म एक इनपुट को वेरी करेगी, बाकी 3 इनपुट्स कांस्टेंट रहेंगे। सो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इनपुट का वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कहना है। मतलब देखो कहना क्या चाहते हैं वो, देखो आप इनपुट डाल रहे हो, इनपुट से आउटपुट हो रहा है। अगर आप 4 इनपुट्स यूज कर रहे हो, 3 आपके कांस्टेंट है, एक इनपुट को आप बढ़ाते जा रहे हो, स्टार्टिंग में नो डाउट आपका उस इनपुट से बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा उस पॉइंट के बाद आपका आउटपुट बढ़ने के बजाय यानी उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब आप एक दूसरे इनपुट्स को कांस्टेंट रखते हो, जो एडिशनल आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे और जो आपने एक एडिशनल यूनिट इनपुट की इंक्रीज किया वो इवेंचुअली जो उसका है ना जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट जो आपको एडिशनल यूनिट जब आप यूज करोगे इनपुट से, जो आपका आउटपुट बढ़ रहा था ना वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये लॉ है ना ये सिंपल एक assumption पे बेस्ड है। वो क्या कहते हैं कि एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स सच एज लैंड एंड कैपिटल व्हाइल वेरिएबल इनपुट सच एज लेबर इज इंक्रीज्ड। मतलब आपको पता है, देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इस लॉ की जो assumption है वो यही है कि एक जो फैक्टर कह देते हैं वो फिक्स्ड है, उसमें चाहे वो लैंड हो या कैपिटल हो, और जो दूसरा है वो वेरिएबल है। हम वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करेंगे, मतलब हम लेबर इंक्रीज करेंगे, यानी जब हम एडिशनल यूनिट्स वेरिएबल इनपुट की ऐड करते जाएंगे उनको इंक्रीज, टोटल प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेंगे स्टार्टिंग में। इवन जो उनका स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा ना वो इंक्रीजिंग रेट पे होगा, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जो आपके एडिशनल आउटपुट का निकल रहा है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स को, देखो जब आप इनपुट को एक जब स्टार्टिंग में देखो हर चीज जब पहली बार की जाती है ना वो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लाती है। जब उस चीज को आप बार बार आप करते रहते हो ना तब नेगेटिव रिजल्ट्स यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स आनी स्टार्ट हो जाती है। लॉ पे एप्लीकेबल है। अब अगर एक एग्जांपल हम कंडक्ट करें तो उसमें उन्होंने क्या कहा, जब अगर हम एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की लें तो जब फार्मर लैंड पे फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं एज अ इनपुट, अपनी उनकी क्रॉप यील्ड अच्छी हो उसके लिए, अगर फार्मर अपना फर्टिलाइजर जो वो अप्लाई कर रहा है उसका जो एक फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड है, मतलब फिक्स फैक्टर सेम रहेंगे, उस पे उसका वो अमाउंट इंक्रीज जा रहा है, तो इनिशियली क्या होगा जब फर्टिलाइजर का यूज बढ़ाया जाएगा बीइंग अ वेरिएबल इनपुट, तब स्टार्टिंग में तो क्रॉप यील्ड बड़ी इंक्रीज होगी, इनिशियल इंक्रीज अच्छा होगा, बट उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मतलब उस पॉइंट के आगे जो आपका मार्जिनल इंक्रीज है ना यील्ड का, जो आप एक एडिशनल यूनिट फर्टिलाइजर के लगाते जाते हो उससे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इनपुट नो डाउट आप बढ़ाते जा रहे हो, मतलब फर्टिलाइजर्स आप अगेन एंड अगेन यूज करते जा रहे हो, एडिशनल एक यूनिट यूज करते जा रहे हो, बट जो उस एडिशनल यूनिट का जो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप यील्ड निकलेगा, जो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ही रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आते हैं लॉ ऑफ रिटर्न। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है ना सेम तरीके से ये भी एक रिलेशनशिप एग्जामिन कर दिया। अब जो ये रिलेशनशिप होगा ना ये होगा स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड उस स्केल ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो आउटपुट पे इंपैक्ट पड़ रहा है उस चीज पे। देखो जो हमने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थी वो हमने रिलेशनशिप स्टडी की, रिलेशनशिप स्टडी करेंगे कि आपके स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है और जितना आपके स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उससे अगर उसको रिलेट करें तो उसका आउटपुट क्या है। ठीक है, सो जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, मतलब उसका नाम ही बताता है स्केल, मतलब आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन से जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं, ये रिलेशनशिप जो आपकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन में ही है और जो उससे रिजल्टिंग आउटपुट होगा उसको स्टडी करते हैं। यानी देखो इट बेसिकली रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट एज ऑल
आर इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। बड़ी सिंपल चीज है। देखो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में हम इनपुट को इंक्रीज करते थे, बाकी को कांस्टेंट करते थे। जब आप अपना स्केल, मतलब अगर आपने प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाना है तो डैम श्योर है आपको सभी के सभी इनपुट्स ही बढ़ाने पड़ेंगे। अब आपका एक इनपुट को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप एक इनपुट बढ़ा रहे हो तो वो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बन जाएंगे। ऑफ ऑपरेशन तभी बढ़ता है जब आपके सारे इनपुट्स प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होते हैं। अब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यही बताते हैं, अगर आप सारे अपने प्रोपोर्शनल इनपुट्स को इंक्रीज कर देते हो, मतलब आपका स्केल इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन का, तो उससे रिजल्टिंग आउटपुट इंक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। ये चीज हमें लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बताती है। ठीक है, सो स्टार्टिंग में इसमें भी वही चीज एप्लीकेबल है। जब आप सारे इनपुट्स अपने इंक्रीज करोगे, मतलब इन शॉर्ट आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो जो आपका आउटपुट निकलेगा वो भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीजिंग। तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले आती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देखो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तब होते हैं जब आपने सारे अपने इनपुट्स इंक्रीज कर दिए एक सेम प्रोपोर्शन में, और जो आउटपुट इंक्रीज हुआ ना, उन इनपुट इंक्रीज होने के सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर आपने सारे अपने इनपुट्स 20% से इंक्रीज कर दिए और उस इंक्रीज से जो आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ वो भी सेम प्रोपोर्शन में 20% से इंक्रीज हुआ, तब आपकी जो रिटर्न्स टू स्केल है दैट विल बी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यानी आपने अगर अपने इनपुट्स को डबल किया तो सेम वे में आपका आउटपुट भी डबल हो गया। सेकंड हमारे पास आती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब होती है जब आप अपने इनपुट सारे इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हो। अब जितना आपने इंक्रीज किया ना, उससे जो प्रोपोर्शनेटली लार्जर आया। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, फॉर एग्जांपल अगर 20% से सारे इनपुट इंक्रीज हुए तो 30% से आउटपुट में इंक्रीज आया। यानी जितना आपने जितनी प्रोपोर्शन इंक्रीज किया उससे डबल प्रोपोर्शन या उसके प्रोपोर्शन से ज्यादा जब आउटपुट में, फिर आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो डबलिंग ऑफ इनपुट्स माइट रिजल्ट इन मोर देन डबलिंग ऑफ आउटपुट। सिंपल वही बात है, अगर 20% से इनपुट बढ़ा तो मोर देन 20 यानी 30 लगा लो, 40 आउटपुट अगर बढ़ गया तो मतलब आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में हो। ये चीज हमेशा तब होती है जब आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देखो जब आप अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को एक हद तक बड़ा कर लेते हो ना, आपको ना बहुत बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, यानी अगर आप सिर्फ 10 यूनिट्स बना रही हो और जब आपने अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर दिया, अब आप 10 लाख यूनिट्स बना रहे हो, आप उस यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग हो जाओगे। आपको एक ही चीज को बारी बारी करके ना स्पेशलाइज ऑफ स्केल का एक बेनिफिट है। बल्क परचेजिंग, रॉ मटेरियल आप बल्क में परचेज कर सकते हो। अगर तो आपने 10 यूनिट्स बनानी होती तो आपको रॉ मटेरियल 10 यूनिट का चाहिए था, अब आपने 10 लाख बनानी है तो आपको बल्क में रॉ मटेरियल वो आपको सस्ता पड़ेगा, डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, बहुत कुछ है। इवन आप अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाओगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है एक लाइन पढ़ो पहले, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू rise because as the scale of operation increases it leads to the following factor. Increasing returns to scale है, यानी जब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, अब ये अराइज तो होता है आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होने से, बट उसके कारण कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो जब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपकी अचीव हो जाएंगी, यानी आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अगर चल रहा है, उससे डैम श्योर आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी, तो उससे आपकी डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब इंक्रीजिंग स्केल अलाउ करता है ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन। मतलब सिंपल देखो, जब आपने बहुत हाई स्केल ऑफ ऑपरेशन पे काम करना है, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप अपने लेबर को डिवाइड कर सकते हो। मतलब आप एक डेडिकेटेड एक्टिविटी या टास्क के लिए डेडिकेटेड लेबर लगा सकते हो। मतलब इन शॉर्ट सिंपल वे में, यानी अगर मान लो अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आपने हर एक्टिविटी के लिए एक लेबर लगा, एक ही डेडिकेटेड टास्क का करेंगे ना, उनसे उनकी स्पेशलाइजेशन उस एक्टिविटी में। इन शॉर्ट जब सभी को हम ओवरऑल व्यू से देखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना, यानी जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड आता है प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी। देखो जब लार्ज होते हैं ना, जो मशीनरी और इक्विपमेंट है ना, उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ऑप्टिमम,
क्यों ये चीज इसलिए देखो जब भी आप एक मशीनरी परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल या कोई आपने इक्विपमेंट लगा दिया, उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। जब आपका मतलब प्रोडक्शन का लेवल बहुत कम होता है ना, तब उसको आप उस मशीन को ना मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज नहीं कर पाते, यानी आप मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव नहीं कर पाते, वो आइडल कैपेसिटी रह जाती है, वो वेस्ट है। जब आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में बल्क लेवल पे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन करोगे, मतलब आप अपनी मशीन को हाईएस्ट लेवल तक यूज करोगे उसकी फुल कैपेसिटी पे, उससे मशीन और इक्विपमेंट की बेटर यूटिलाइजेशन होगी, यानी इन शॉर्ट आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ओवरऑल वे में। ठीक है, आगे आता है लोअर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। जब इंक्रीज स्केल्स ऑफ ऑपरेशन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में मैंने ये भी आपको स्टार्टिंग में बताया, जब आप बल्क में मटेरियल परचेज करोगे आपको प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स सस्ते पड़ेंगे, मतलब आपको एक तो डिस्काउंट्स मिलेंगे बल्क ऑर्डर क्वांटिटी, उसके एक बल्क ऑर्डर के रेट्स मिलेंगे, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कई बार फ्री हो जाती है, मतलब कंपनी जब बल्क ऑर्डर होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर देती है। इन शॉर्ट जब ये सारी चीजों को अगर मिलाया जाए तो जो आपके इनपुट की कॉस्ट आपको पड़ रही है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, और इससे आप अपने सप्लाई चेन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, मतलब इन शॉर्ट हर चीज ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट करेगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है मोर इकोनॉमिक्स इन एडवर्टाइजिंग। देखो लार्जर स्केल ऑफ ऑपरेशन जब होते हैं, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग का या आपके बिजनेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की एडवांटेज तो लेते हो। उस एडवांटेज में एक आती है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज की। देखो अगर आपने एक नॉर्मल प्रोडक्ट, मतलब अगर आपने उस चीज प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम बनाई है, ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी है, मतलब तब आप अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगी पर प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि उतना तो आउटपुट आपका निकला ही नहीं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, बट आप जिस प्रोडक्ट की आपने एडवर्टाइजमेंट दिया उसका अब जो प्रोडक्शन लेवल है, जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब आपके पास स्टॉक के स्टॉक भरे पड़े हैं, तब जो एवरेज कॉस्ट निकलेगी ना एडवर्टाइजिंग की पर प्रोडक्ट वो कम होगी। इन शॉर्ट इससे आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी आपकी प्रमोशन कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगी, मतलब आपको पर यूनिट जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत कम पड़ेगी, और इवन आपकी रीच बहुत वाइड हो जाएगी, मतलब आपका कस्टमर बेस बड़ा होगा, लॉयल कस्टमर्स आपको बनेंगे, मिलेंगे। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। हमने दो रिटर्न्स कर ली, कांस्टेंट कर ली, इंक्रीजिंग कर ली, अब आती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब होती है जब आप सारे इनपुट तो आप अपने इंक्रीज कर रहे हो, बट उनके जो जिस प्रोपोर्शन में आपने वो सारी इनपुट्स को इंक्रीज किया, जो आपका उस चेंजेस से जो आउटपुट में इंक्रीज आया ना, वो आपके इनपुट्स के जिस प्रोपोर्शन में आपने उनको इंक्रीज किया उससे कम आया। मगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आपने 20% इंक्रीज किया इनपुट्स में, बट जो आउटपुट इंक्रीज हुआ ना केवल 10% से हुआ, तब आप डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में चल रहे हो। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, तो जब आप इनपुट्स को डबल कर रहे हो तो जरूरी नहीं है जो आपका आउटपुट है वो डबल ही निकलेगा या डबल से ज्यादा निकलेगा, वो डबल से कम भी निकल सकता है। ये होती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब ये चीज क्यों होती है? देखो जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी, काम कोऑर्डिनेटेड वे में, सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहा होगा, इनएफिशिएंसीज, वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी, आपको मशीनें चलानी नहीं आती, मशीन से अगर 10 लाख चीजें एक टाइम में निकलेंगी, आप सिर्फ 8 लाख निकाल पा रहे हो, 2 लाख तो आपकी वेस्ट हो रही है, आपको रॉ मटेरियल हैंडल नहीं करना आता, आपको लेबर नहीं हैंडल करनी आती, आइडल टाइम निकल रहा है। सो ये चीजें जब आएंगी और आपकी इन शॉर्ट इससे डिमिनिशिंग जो मतलब जो अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई, वो डिमिनिशिंग हो गई। इन शॉर्ट इसमें डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल चलेंगी, यानी आपको फायदा नहीं होगा बल्क में काम करने का, मतलब लार्ज ऑपरेशन स्केल पे काम करने का, तब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाता है। ठीक है, हमने जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स स्टडी किया, ये इसी कारण इंपॉर्टेंट है बिजनेस को, इसी कारण क्रूशियल है, क्योंकि ये ना आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। मतलब जितने ऑप्टिमाइज्ड वे में आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैरी आउट किए जाएंगे, उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ी होगी। इससे एक तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हो, मतलब इन्फॉर्म्ड डिसीजन, देखो डिसीजंस मल्टीपल होते हैं, इन्फॉर्म्ड ले रहे हैं ये तो हर जगह पे है, मतलब आपने हर डिसीजन ही इन्फॉर्म्ड लेना होता है। बट इस अगर कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, रिसोर्स एलोकेशन का डिसीजन, कितने रिसोर्सेज कौन से प्रोसेस पे कौन सी मशीन पे लगाने हैं, या
आपका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो कौन सा सबसे एफिशिएंट है, इकोनॉमीज या डिसइकोनॉमीज या नॉर्मल, ये चीज डिसाइड करना है। ये सारी चीजों को मतलब आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू सेल बिजनेसेस को हेल्प करती है ये सारी चीजों को स्टडी करने में। इन शॉर्ट बिजनेसेस असेस कर पाते हैं उनके प्रोडक्टिविटी लेवल क्या, मतलब यहाँ पे वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें सेम लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कंट्रोल की जा सकती है कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट या टोटल कॉस्ट जो पड़ रही है एक चीज, यानी जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि देखो जो कॉस्ट होती है ना वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे एलोकेट की जाती है। अब आप हर इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो हर एक्टिविटी की एक कीमत पड़ती है, वो कौन सी एक्टिविटीज है जिनकी कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है, वो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आ जा सकते हैं। और अगर आप हर चीज को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो आपकी फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन फ्यूचर में पॉसिबल हो पाएगी। तभी आप अपने मतलब पैसा जितना बचाओगे उतना ही अपनी ग्रोथ पे उसको इन्वेस्ट कर पाओगे फ्यूचर में, ठीक है। अब इसमें ना एक पेपर में क्वेश्चन आया था, वो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का, मतलब एक बार नहीं बहुत बार इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का क्वेश्चन आया। देखो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, इट रेफर्स टू कॉस्ट एडवांटेजेस दैट अ फर्म कैन अचीव एज इट्स प्रोडक्शन वॉल्यूम और स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस। बड़ी सिंपल चीज है, देखो जब आप अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन कह दो या स्केल ऑफ प्रोडक्शन कह दो, मतलब जब जो आप मतलब जिस लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हो, जब उस लेवल को इंक्रीज करते हो ना, उस इंक्रीज होने के कारण ना बहुत सारी आपको एडवांटेजेस मिलती हैं। आपको बल्क डिस्काउंट्स मिलते हैं, लॉजिस्टिक में कॉस्ट सेव होती है, ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट सेव होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है, ज्यादा कस्टमर बेस को केटर किया जा सकता है, कस्टमर लॉस नहीं होता। अब जो ये सारी एडवांटेजेस हैं ये मिक्स्ड हैं। अगर मैं इसमें से अकेली कीमत की उठा लूं, मतलब जिससे हमारी कॉस्ट कम हो गई, जैसे डिस्काउंट्स हो गए, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होना, या आप कह लो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रिड्यूस होना, जब हमें ये ऐसी कॉस्ट एडवांटेजेस मिलती है ना, इसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहा जाता है। यानी जो करेक्ट कंडीशन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के लिए यानी उनको एग्जिस्ट और परसिस्ट करने के लिए वो ये है कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की, वो फॉल होगी, वो कम होनी चाहिए जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए। सिंपल वे में मतलब देखो शॉर्ट रन में नो डाउट ठीक है कम होगी कॉस्ट, बट वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती। आपकी कॉस्ट को लॉन्ग रन कॉस्ट को मतलब खास करके एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को रिड्यूस होना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उसमें एग्जिस्ट कर मतलब रिड्यूस होना नहीं पड़ेगा, अगर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एग्जिस्ट कर रही है और परसिस्ट कर रही है तो डैम श्योर है आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना वो रिड्यूस होगा, यानी जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जितना फर्म ज्यादा प्रोड्यूस यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी उतनी एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन की डिक्रीज होगी, जिससे एट द एंड कॉस्ट सेव होगी, मतलब आपको बचत होगी और बचत से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक ना मैचिंग का क्वेश्चन आया था पेपर में डायरेक्ट, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। उन्होंने दो लिस्ट दी थी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो वो कह रहे थे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। देखो जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है वो मैच किसके साथ करती है, इसका मतलब क्या है, आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लोअर करना है बल्क में प्रोड्यूस करके, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतनी आपकी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के वो लोअर होती जाएगी। सेकेंड आता है इंटरनल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स तब राइज करती हैं जब आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है ना वो डिपेंड करती है फर्म के साइज पे, ना कि इंडस्ट्री के। मतलब आपकी जो इंडिविजुअल फर्म है ना, जो उसका साइज है ना, उसका साइज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके कॉस्ट पर यूनिट, यानी ये होती है इंटरनल इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स तब राइज करते हैं जब आपकी जो लोअर एवरेज कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रोडक्ट की, when two complementary products are produced by a single firm। सिंपल वे में अगर एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, यानी जो एक दूसरे के या तो इकट्ठे यूज होंगे या कंजक्शन में यूज होंगे, तो उनकी जो एवरेज कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की उसको लोअर कर होना, जब वो लोअर होगी मतलब तब एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आ रही है। लास्ट में आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, ये आपके लिए नई चीज है। देखो ये तब अराइज करते हैं जब आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डिपेंड करती है इंडस्ट्री के साइज पे, ना कि फर्म के। मतलब जितना इंडस्ट्री का साइज बड़ा होगा ना उतनी आपकी कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज होगी। ये हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का। आगे चलते हैं, आगे टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं आज। देखो थ्योरीज ऑफ कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, एक तो शॉर्ट रन आएगा, एक लॉन्ग रन आएगा।
मतलब ये दो कर्व्स है शॉर्ट टर्म। देखो आपको पता है कि टाइम पीरियड्स दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। सो दोनों के कॉस्ट कर्व्स डिफरेंट है। अब जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है इकोनॉमिक्स में, वो रिलेशनशिप एग्जामिन करती है जो आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसकी प्रोडक्शन में जो कॉस्ट उसके साथ एसोसिएटेड, यानी वो कॉस्ट जो फर्म ने इनकर किया, इन दोनों को एग्जामिन किया जाता था। सिंपल वे में एक साइड पे आप ले लो जो आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर गया फर्म, सेकंड साइड पे ले लो उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो फर्म ने कॉस्ट बियर किया। इन दोनों को जब आप स्टडी करोगे, इन दोनों का रिलेशनशिप करोगे, तो तब आप थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, ठीक है। यानी ये एनालाइज करते हैं डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स जो आपके रिलेशनशिप्स को डिपिक्ट करते हैं आउटपुट के लेवल में, और कॉस्ट इन शॉर्ट रन ले लो चाहे लॉन्ग रन ले लो, यानी कि मतलब जो आपका आउटपुट लेवल शॉर्ट रन में था उसकी जो कीमत थी, मतलब जो कॉस्ट थी, उन दोनों में आपको शॉर्ट रन कॉस्ट का रिलेशनशिप डिपिक्ट करके बताएगा। और जो आपका लॉन्ग टर्म में जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट था और जो लॉन्ग टर्म में उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड थी, इन दोनों की रिलेशनशिप आपको लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स डिपिक्ट करके बताएंगे। अब हम बारी बारी करने जाने, सबसे पहले अब हम करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। देखो शॉर्ट रन में, देखो आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमें पता है 4 किस्म के होते हैं। अब शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें जो फर्म है ना, उसके जो इनपुट्स कुछ होंगे वो फिक्स्ड होंगे, उनको बढ़ाया नहीं जा सकता या कम नहीं किया जा सकता, यानी उनको इजीली एडजस्ट हम नहीं कर पाएंगे, जैसे कैपिटल हो गया या लैंड हो गया, यानी इवन प्रोडक्शन फैसिलिटीज हो गई। और कुछ जो इनपुट्स होंगे वो वेरिएबल होंगे। मतलब शॉर्ट टर्म में दो तरीके के इनपुट्स आते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, दोनों ही आते हैं। आधे फिक्स्ड होंगे, बाकी वेरिएबल होंगे। यानी वेरिएबल इनपुट जैसा लेबर और रॉ मटेरियल, जिनको हम आउटपुट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, बट फिक्स्ड इनपुट्स को हम शॉर्ट रन में नहीं बढ़ा सकते, जैसे कैपिटल हो गया, प्रोडक्शन फैसिलिटी हो गई, लैंड हो गया, ये वैसे ही एज इट इज रहेंगे। सो इन चीजों को नजर रखते हुए आगे ना कॉस्ट आती है। सबसे पहले आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का नाम ही बताता है, यानी ये सम ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म, जितनी भी कॉस्ट फर्म इनकर कर रही है एक लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, जब उसका टोटल कर देते हैं तो उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। यानी टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड इनपुट्स पे लगती है, वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी वेरिएबल इनपुट्स पे लगती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो जिसकी सबसे पहले तो जो वेरी नहीं करती अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। मतलब ये वो कीमत है जिसका लेवल ऑफ आउटपुट से कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे आप 0 यूनिट बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे उसको इंक्रीज करो, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यानी फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें जैसे रेंट हो गया, आपको बिल्डिंग का लैंड का रेंट देना ही पड़ेगा। फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन, उनको यूज करो या ना करो, वो तो पढ़नी ही पढ़नी। इंश्योरेंस हो गया, सैलरीज हो गया परमानेंट स्टाफ की, ठीक है। सेकंड मेरे पास आती है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज होते हैं, यानी वो वेरी करते हैं विद लेवल ऑफ आउटपुट। अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, अगर लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, अगर लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी। इसमें आपके रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर की वेजेस आ गई, यूटिलिटीज आ गई, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेम तरीके से टोटल कॉस्ट से हम एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब जो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट, जिसे हम एवरेज टोटल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो टोटल कॉस्ट आपको ये बताएगी कि 100, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की है, 100 यूनिट्स का आपको 1000 रुपीज कॉस्ट पड़ गया, दैट विल बी टोटल कॉस्ट। अगर आपसे कोई पूछ ले आपको एक यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ी है, तो आप 1000 को 100 से डिवाइड करके मतलब ये बता दोगे हमें एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ 10 रुपीज पड़ी है, यानी इसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। ये बेसिकली टोटल कॉस्ट पर यूनिट होती है। इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जब आप अपनी टोटल कॉस्ट को जितना आपने क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस की उससे डिवाइड कर देते हो, आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से रिप्रेजेंट करती है कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी पड़ रही है। अगर आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सेम चीज है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब आपको सारे आउटपुट की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पड़ी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब आपको ऑन एन एवरेज एक यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पड़ी। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हो क्वांटिटी, मतलब जो आपके आउटपुट लेवल है उससे, आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। लास्ट में आती है हमारे पास एवरेज वेरिएबल
वेरिएबल कॉस्ट सेम वे में ये होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी पड़ रही है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब आपके सारे यूनिट्स की, जब आप उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला सेम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से, आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आती है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, देखो ये रिप्रेजेंट करती है जो आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ती है जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1000 मतलब 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, उसकी आपको 1000 कीमत पड़ी है, मतलब 100 यूनिट्स की 1000 पड़ रही है। अब आपने एक और यूनिट को प्रोड्यूस किया, मतलब 1001 यूनिट्स होगी। ठीक है, थोड़े से चलो ऐसे करो, इसको छोड़ो, ऐसे करते हैं 10 यूनिट्स की आपको 1000 रुपीज कॉस्ट पड़ रही है। अब आपने 11th यूनिट को प्रोड्यूस किया, उससे आपकी कॉस्ट 1200 होगी। तो एक यूनिट इंक्रीज करने से आपको 200 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट की, मतलब 1200 माइनस 1000, वो जो 200 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ी है दैट विल रिप्रेजेंट मार्जिनल कॉस्ट, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यानी बेसिकली जब हम जो हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, जब उसको हम चेंज ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, समझ गए। अब देखो जो हमारी ना शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं, जो इसकी शेप है वो इन्फ्लुएंस होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स के थ्रू। यानी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ना, वो हमारे जो शॉर्ट रन कर्व्स की शेप है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत बार पेपर में चॉइस के क्वेश्चन में ये आया है। यानी जब मार्जिनल कॉस्ट इवेंचुअली इंक्रीज होगी जब आप वेरिएबल इनपुट को ऐड करते ही जाओगे फिक्स्ड वैल्यू में। सिंपल वे में समझो, सपोज करो जब हमने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की थी, वो क्या कह रहे थे, आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करो, फिर अदर फैक्टर जो आपके इनपुट में जो वेरिएबल है उसको इंक्रीज करो, उससे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आउटपुट बढ़ेगा नहीं, वो कम होना स्टार्ट होगा। सो सेम चीज ही मार्जिनल कॉस्ट को बनाते। देखो जैसे जैसे आप अपने वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते जाओगे, इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होगी नो डाउट, बट एक पॉइंट के बाद जब आउटपुट डिक्रीज होगा कॉस्ट भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसी कारण जो एमसी है वो यू शेप्ड होता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी शॉर्ट रन में जो आपकी एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है। एक चीज ये याद रखना, ठीक है, वो तो ठीक है, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, शॉर्ट रन में जो आपकी एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं करती जैसे जैसे आपका लेवल आउटपुट इंक्रीज करता है। यानी इन शॉर्ट रन में एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इस तरीके में कि वो अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। ये भी चीज याद रखना, मतलब कहना क्या चाहते हैं, अगर एएफसी डिक्रीज हो रही है और एवीसी इंक्रीज हो रही है, वो दोनों अपने आप को इस तरीके से कट करेंगे कि जो उसका रिजल्ट में जो एसी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो हमने लॉ ऑफ डिफरेंस की है उसका इसेंस ही है नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, मतलब उसका बेस, उसका फोकस, उसका फोकस नहीं कह सकते, वो चीज ही है। यानी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो सिंपल सीधा सीधा कहती है इनपुट के एडिशनल यूनिट्स को ऐड करते जाओगे फिक्स्ड इनपुट्स में, का मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एक टाइम के बाद डिक्रीज होगा ही होगा, डिमिनिशिंग होगा ही होगा। यानी सिंपल वर्ड्स में आउटपुट इंक्रीज होगा ना, मतलब देखो अगर उसका वेरिएबल इनपुट का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना यानी डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो गया तो आउटपुट नो डाउट आपका बढ़ेगा, बट जो उसके बढ़ने का दर है, जो रेट है वो कम हो जाएगा। आपका पहले स्टार्टिंग में आउटपुट इंक्रीज हो रहा था ना, उसका रेट ज्यादा होगा। जब आप इस पॉइंट को क्रॉस कर जाओगे उसके बाद जो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा वो बहुत कम रेट पे इंक्रीज होगा। यानी जो इंक्रीज इन आउटपुट होगा वो स्मॉलर होगा रिलेटिव टू इंक्रीज इन इनपुट। मतलब अगर 20% से इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट से 10 या 5% से ही निकलेगा। ये नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स। समझ गए? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब आते हैं हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट
कॉस्ट की इसको स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें आपको बाहरले बंदों को पैसा देना पड़ेगा, मतलब फर्म से मनी का आउटले होगा, मतलब पैसा आपको देना पड़ेगा, वो पैसा जाएगा, फर्म से पैसा बाहर जाना, यानी इन शॉर्ट जो रीजन हो सकता है उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में फर्म से पैसा आउटले नहीं होता, फर्म से पैसा बाहर नहीं पे करना पड़ता, वो नहीं जाता। ये बेसिकली सिंपल इंप्यूटेड कॉस्ट होती है सेल्फ ओन्ड इनपुट्स की, यानी जो इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के भी नाम से जाते हैं। यानी सिंपल वे में समझाता हूं, पहला केस क्या था, अगर आपने लैंड बाहर से रेंट में लिया, वो बंदे को आपको जिससे लैंड आपने रेंट पे लिया उसको आप रेंट पे करोगे, मतलब पैसा पे करोगे, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। अब अगर आप अपना खुद का लैंड जो आपका है, जिसका ओनरशिप आपके पास, उसको आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो तब देखो उसके लिए आपको बाहरले बंदों को पैसा देने की नहीं जरूरत, मतलब वो मनी का आउटले नहीं होगा। बट अगर एक चीज सोचो, अगर आपने वो लैंड खुद अपने के लिए ना यूज किया था और कहीं बाहर किसी बंदे को रेंट पे दिया होता, तो वो बंदे ने आपको रेंट देना था, मतलब वो आपकी इनकम थी कि अगर आपका लैंड जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में कीमत दे रहा है, मतलब जो आपको पैसा बना के दे रहा है, जो उसके साथ इंप्यूटेड कॉस्ट है, जो फॉरगन अल्टरनेटिव्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसे ही हम इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जाते हैं। यानी जब आप अपने रिसोर्सेज को अपने यूज के लिए करते हो, जो बेनिफिट अगर आप उनको और कहीं पे लगाते तो मिलना था, वो आपको फॉरगन करना पड़ेगा, वो ही कीमत आपके लिए उस चीज की। ठीक है, अब एक लाइन आई थी पेपर में, क्वेश्चन आया था, देखो पेपर में क्वेश्चन का लेवल देखो, उन्होंने क्या कहा था, एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पोर्शन ऑफ डेट ऑफ अ कंपनीज इक्विटी शेयर होल्डर्स वुड डिमांड हायर रिटर्न। वो क्या कह रहे हैं, देखो एक कंपनी है, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें, एक तरफ डेट है और एक तरफ इक्विटी है, वो आप डेट की प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर रहे हो कंपनी में, तो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या पड़ेगी कंपनी को कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो हायर रिटर्न डिमांड करेंगे, बताओ। अब इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछते हैं। सो देखो जब कंपनी अपने जो डेट जो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें अगर वो अपने डेट की प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो डैम श्योर है हाई रिटर्न डिमांड करके, क्योंकि उनको ज्यादा रिस्क बियर करना पड़ेगा, उनका रिस्क का लेवल इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डाउट होगा कि अब हमारा पैसा पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ट्रस्ट भी देना पड़े, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको तो बेयर करना ही पड़ेगा। सो इसे ही कंसीडर किया जा सकता है एज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डेट लेवल। सो ये इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली ये असर्शन रीजन में आया था, उन्होंने ये पूछा था बताओ असर्शन ये ट्रू है, उसका रीजन भी रहता है ये ट्रू है या इनकरेक्ट है। सो अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब पता होगा, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। आगे चलते हैं, आगे टोटल कॉस्ट क्या है, जब आप जितने भी आपके फार्म यूज कर रही है, मतलब जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट्स यूज हो रहे हैं, जो उनकी मार्केट वैल्यू, दैट इज टोटल कॉस्ट फॉर अ फर्म। अब जो मैं देखो, जो आपकी जो ये मैंने नोट्स बनाए ना, उसमें देखो ऊपर ऊपर लाइन ना बिल्कुल डिफरेंट है। ये लिस्ट में क्वेश्चन आया था, मैचिंग का क्वेश्चन था, उन्होंने एक तरफ एक दे दी थी, सेकंड तरफ दूसरी दी थी, वो कह रहे हैं लिस्ट को मैच करके बताओ, मतलब एक बार ही नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन आया। सो ये चीज को ध्यान से करना, यानी टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करती है जितनी भी फर्म कॉस्ट इनकर कर रही है उन सबका सम टोटल, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो, जब सारी कॉस्ट का प्लस कर देते हो तो उसे टोटल कॉस्ट कहा जाता है। आगे आती है संक कॉस्ट। देखो ये वो कॉस्ट है जिसको ऑलरेडी कमिट कर दिया गया और रिकवर नहीं किया जा सकता, मतलब द कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर। इन शॉर्ट जो संक कॉस्ट होती है, इसको खर्च कर दिया, कीमत आपने पे कर दी है, इनकर हो चुकी है पास्ट में, आप इसको बट अब रिकवर नहीं कर पा सकते, ना इसको चेंज इसका ला सकते हो प्रेजेंट और फ्यूचर डिसीजन में। मतलब जो कीमत एक बार दे दी सो दे दी, उसका अब कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, दैट विल बी संक कॉस्ट। एक और इसका मैचिंग का क्वेश्चन आया था पेपर में, वो भी देख लेते हैं। उन्होंने आपको लिस्ट 1 में कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट दे दी और वो कह रहे थे मैच करके बताओ, मैच करके देखो संक कॉस्ट क्या होती है, ये वो वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड है एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब आपने जितने भी इनपुट्स यूज कर लिए, पास्ट की कॉस्ट है, रिकवरेबल नहीं होती। मार्जिनल कॉस्ट आती है, यानी जब आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो उससे जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट।
नेक्स्ट आती है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। जब आप अपनी कॉस्ट को टोटल इंक्रीज उसमें लाते हो रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसीजन, मतलब इन शॉर्ट आपने कोई ऐसा फैसला लिया, आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की, यानी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं की, मतलब आपने ऐसा कोई फैसला कर लिया जिससे आपकी जो कॉस्ट है ना वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ गई, यानी वो होगी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। लास्ट आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कॉस्ट दैट आर अनअफेक्टेड बाय फर्म डिसीजन। फर्म के फैसले का इस कॉस्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो अपनी चीजें हैं। इसकी तो एक इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मतलब फर्म जैसा मर्जी फैसला ले उसका कोई भी अफेक्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। देखो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स यानी ये पहले तो लॉन्ग रन समझो। देखो लॉन्ग रन पीरियड है जिसमें सारे के सारे इनपुट्स फॉर्म के लिए वेरिएबल होते हैं। हम अपने इनपुट्स को बढ़ा या कम कर सकते हैं, हमारे हाथ में, मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करती है फॉर्म को कि वो अपने प्रोडक्शन लेवल्स को चेंज कर सकते हैं, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ा या कम कर सकते हैं, मतलब वो उनके हाथ में है। अब इवन जो उनका इनपुट्स का यूज है, यानी कौन से इनपुट को किस तरीके से वो यूज करना है, उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। सो इसमें लॉन्ग रन में हमारे पास आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, LRAC। जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपको कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी पड़ रही है, यानी एक यूनिट को लॉन्ग रन में अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी आपको पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, जब सारे के सारे आपके इनपुट्स वेरिएबल है और फर्म चूज कर सकती है सबसे ज्यादा एफिशिएंट कॉम्बिनेशन अपने इनपुट्स का। देखो आपको जब आपने आउटपुट बनाना है तो आपके इनपुट्स का कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा, ये तो डैम श्योर चीज है। अब फर्म को लॉन्ग रन में उसके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है कि उन्होंने सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा और आउटपुट के लेवल्स को अच्छा मेंटेन करते रहेगा, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। सो ये चीज लॉन्ग रन कॉस्ट एवरेज, जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जब आप जो देखो जो आपकी लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट है, अगर आप उसको आपकी टोटल क्वांटिटी जो आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस की उसके साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाएगा। उसको देख के आप डायग्रामेटिकली प्लॉट करके कर्व भी बना सकते हो। इन शॉर्ट लॉन्ग रन जो जैसे शॉर्ट रन में, यानी जो एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन में वो यू शेप्ड होता है ना, सेम तरीके से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप्ड होता है, बस दोनों में फर्क इतना है ये फ्लैटर होता है ज्यादा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आया था A U-shaped long run average cost curve is based on the assumption है, यानी जो मैंने आपको बता ही दिया, जो आपका U-shaped long run average cost curve है ना वो कुछ assumptions पे बेस्ड है। उसमें से सबसे पहली तो यही है कि ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन लार्ज फर्म्स को पॉसिबल हो जाती है। अगर आप लंबे समय के लिए एक ही चीज को बारी बारी बना रहे हो, सेम चीज कोई काम कर रहे हो, आपको उस काम करने में आपके पास महारत आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, आप अपने लेबर को डेडिकेटेड टास्क पे असाइन कर दोगे। जितना डेडिकेटेड और यानी स्पेशलाइजेशन से वो काम करेंगे उतनी गलती की गुंजाइश कम होगी, उससे ही आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल करेंगे स्मॉल लेवल ऑफ आउटपुट पे। लॉन्ग रन में आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एडवांटेजेस मिल जाते हैं, वो स्मॉल लेवल्स ऑफ आउटपुट पे काम करती है। आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फर्म को मैनेज करना इफेक्टिवली अगर उसका साइज हद से ज्यादा बढ़ा जाए। देखो हर चीज एक लिमिट तक ठीक रहती है, जब उससे ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो उसकी मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है, ये assumptions है। लॉन्ग रन में अगर आप अपने लेवल को इंक्रीज करते जाते हो, कन्क्रीज जाते हो, तो तब आपको फर्म के मैनेजमेंट में डिफिकल्टी आएगी, वो आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कर ही नहीं पाओगे और लास्ट में डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल करेंगे लार्जर लेवल ऑफ आउटपुट पे। सो आपको एक चीज समझ आई, सिंपल वे में वो क्या कहना चाहते हैं, लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपको स्मॉल लेवल ऑफ आउटपुट पे भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर आप उससे धक्का करोगे, उसके आगे चलते जाओगे तो लार्जर लेवल पे एक तो आपकी मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी फर्म की और आपकी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल करना स्टार्ट कर देंगे। समझ आ गया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो जब आप आपको इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो जिससे आपको कॉस्ट एडवांटेजेस मिलने लग पड़े, जैसे स्पेशलाइजेशन की मिल जाए, बल्क परचेजिंग की ऑप्शन मिल जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिल जाए, R&D अच्छा कर पा रहे हो, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होती है, वो सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। चलो एक बार एक रीड कर देता हूं, वो क्या कह रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर व्हेन इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ। ये अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के कॉन्टेक्स्ट में, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होंगे जब आप अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा रहे हो, उस स्केल ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन के इंक्रीज करने से जब आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में काम कर रहे हो। ये चीजें तब भी होंगे जब आपके पास महारत होगी, बल्क परचेजिंग पॉसिबल होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी और जो रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हो वो बड़ी एफिशिएंट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल तब अक्कर होगी जब आपने अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन या अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज किया, बट उस इंक्रीज के कारण जो आपकी कॉस्ट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वो कम होने के बजाय इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तब अगर आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी ऑपरेशन की इंक्रीज करने से अगर आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कॉस्ट इंक्रीज होती है तो आप डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ चुके हो। ये चीजें तब होती हैं जब कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, एफिशिएंसी की बजाय इनएफिशिएंसीज बिजनेस में स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, आपके रिटर्न्स बढ़ने के बजाय डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तब अक्कर होती है जब आपने अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया बट उसका कोई इंपैक्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा ही नहीं लॉन्ग रन को एवरेज कॉस्ट पे, मतलब स्केल बढ़ा दिया कॉस्ट पे कोई फर्क ही नहीं, मतलब तब आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में आ जाओगे। इसका क्या मतलब हुआ, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो सेम चल रही है, वो कांस्टेंट है, चाहे फर्म अपना आउटपुट जितना मर्जी बढ़ाई जाए उसका कोई इंपैक्ट पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, सो इस आज का ये सेशन का लास्ट टॉपिक था, एक ओवरव्यू दे देता हूं